इसका टाइटल था डज गॉड एग्जिस्ट। अगर इसका टाइटल होता डज ब्रह्मा एग्जिस्ट या डज फादर ऑफ जीसस एग्जिस्ट तो भी लोग नाराज हो सकते थे, है ना। डज ब्रह्मा एग्जिस्ट अगर कहता डज शिव एग्जिस्ट, डज विष्णु एग्जिस्ट, तो कुछ लोग नाराज हो सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम नहीं आते। लेकिन इसका टाइटल कभी भी डज अल्लाह एग्जिस्ट कभी भी नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि उनको पता था कि अगर आप इस्लाम से कुछ भी कोट करोगे तब मुफ्ती इस्माइल साहब चाहे कितने ही बड़े मौलाना हो, मौलवी हो, अगर वो इस टाइटल के साथ डिबेट करते डज अल्लाह एग्जिस्ट, तो मैं कहता हूं उनके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाता। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर सिर्फ 10% फिलोसॉफी है, और वो भी बोरोड है। इसको बोलते हैं गॉड ऑफ गैप्स, समझ रहे हो। जो साइंटिफिक लोग थे उनकी थ्योरी को उठाया, जैसे एविसेना की नॉन कंटिजेंसी थ्योरी को इस्लामिस्ट लोगों ने उठा लिया, उनके कंक्लूजन्स को रिजेक्ट कर दिया और अपने कंक्लूजन्स वहाँ पे बिठा दिए, जिसके पीछे उनका कोई लॉजिक नहीं है। मास ऑडियंस चाहती है कि यार मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिले, एक एक्सप्लेनेशन मिले, और एक्सप्लेनेशन भी मास ऑडियंस को कैसी चाहिए, जो उसको सेटिस्फैक्ट्री लगे। कंटिजेंट थिंग क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो नहीं भी कर सकती थी। इट समथिंग एग्जिस्ट बट इट मे नॉट बी एग्जिस्ट, और या फिर किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती थी। अब ये जो पावरफुल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ आ रहा है? ये ह्यूमन ब्रेन से आ रहा है। इंसानों के अंदर पॉलिटिकल पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अंदर तक है, जेनेटिकली हमारे अंदर तक घुसा हुआ है। अपन मान ही नहीं सकते, अपन किसी को दूसरे को अपने बराबर नहीं मान रहे। हर आदमी को ये लगता है कि मैं इससे बेटर हूँ और इससे नीचे हूँ, समझ रहे हो। ऐसा भी नहीं कि इंसान हमेशा खुद को बेटर मानता है, लेकिन इंसानी क्लास तो बना ली। बॉडी रिसरेक्शन क्या है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, क्या मानते हैं कि आदमी मरने के बाद जस्टिस डे आता है एक दिन, है ना, जिस दिन न्याय होगा, और उस दिन वो जो उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा जो है, वो जो इंसान जो है, वो वापस अपनी बॉडी में वापस फिजिकल बॉडी में। ऐसे भी नहीं कहते कि कॉन्शियस, लेकिन इससे सफरिंग खत्म नहीं हो रही। और अगर आप इसको हमारे वाले जस्टिस से कंपेयर करते हो कि भाई किसी ने मर्डर किया, हमने उसको जेल करा दिया, तो सफरिंग तो यहाँ भी खत्म नहीं हुई, तो क्या ये जस्टिस है क्या? तो यार आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जो गॉड है वो मैक्सिमली परफेक्ट है, समझ रहे, तो उसका जस्टिस अपने वाले जस्टिस जैसा तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, कंपैशन हो गया, लव हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेशन हो गया, ये तो एनिमल्स में भी होता है। उन्होंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई कुरान नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई गीता नहीं पढ़ी, है ना। जैसे अमित शाह को जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे मतलब जब उन्होंने ट्वीट किया तो खुशी मना रहे थे। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो कोई आदमी बीमार हुआ है, जानलेवा बीमारी, उसको वो मर सकता है, तो आपको काइंडनेस ही आएगी। कमेंडमेंट की तरफ जब आप गए तो काइंडनेस तो चली गई। तो बुक से काइंडनेस नहीं आ रही, आपने किसी को देखा और काइंडनेस आपको आ जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ना, वो उस पर इन्फ्लुएंस नहीं आता, ओपिनियंस का इन्फ्लुएंस नहीं आता, उस पर इन्फ्लुएंस आता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन के साथ जो है वो बेटर हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं चेंज हो सकते हैं, कि टाइम के साथ सभी रिलीजियंस ने अपनी अपनी मोरालिटी के स्टैंडर्ड बदले हैं। शुरुआत के टाइम में आप चले जाओगे तो जो स्लेवरी था, है ना, गुलामी जो था, गुलाम खरीदे और बेचे जा सकते थे, लीगल थे। बाइबल में भी यानी क्रिश्चियनिटी में भी लीगल था, आप एक गुलाम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसको इनहेरिट तक कर सकते हो। गॉड का कमांडमेंट था ये, तो पहले और अब अलग अलग कैसे हो सकता है? इस्लाम के अंदर भी आप जब देखोगे तो स्लेवरी है, और अगर स्लेव्स की अपन बात करें, वुमेन स्लेव्स की बात करें, तो शुरुआत में वुमेन स्लेव का रेप करना जायज़ ठहराया हुआ है, जो रिलीजियस बुक है इस्लाम की। Is religious morality is directly proportional to crime or not? नहीं, आप हाँ डेटा आप दे सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द क्यूरियस केस ऑफ एआई की इस बढ़ती दुनिया में, जहां एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं द स्कैरसिटी ऑफ जॉब को लेके। जैसे हाल ही में एक एलोन मस्क का इंटरव्यू आया था, जहां पे उन्होंने बोला कि एक टाइम के बाद में काम करना विल बी ए पर्सनल चॉइस, काम करना एक खुद की चॉइस रह जाएगी। और दूसरी तरफ अध्यात्म की ओर यूथ आजकल इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हर इंसान जानना चाहता है व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस लाइफ, व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस यूनिवर्स, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। इन सारी चीज़ों के लिए क्या सब कुछ रैंडम हो रहा है? एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में रिसेंटली वी हैव जस्ट वॉच्ड ए डिबेट
जहाँ पे मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर जी की एक डिबेट थी, जहाँ पे उन्होंने एक मुद्दा था कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस पे बहुत सारी सवालात करे थे। पर बात यह है कि क्या वो पॉडकास्ट, क्या वो डिबेट सच में उस कंक्लूजन पे पहुंची थी कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, जहां पे बहुत सारे सवाल करे गए थे कि कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है। जावेद अख्तर साहब लास्ट तक ये समझ नहीं पाए थे कि कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है। फिर उन्होंने बात करी थी मोरालिटी की, बात करी थी सब्जेक्टिव मोरालिटी की, बात करी थी इविल की, बात करी थी। क्या वाकई में वो डिबेट वैलिडेट करती है कि प्रूफ करती है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट? आज इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इस पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं। टुडे वी हैव गेस्ट मिस्टर आशीष शर्मा, जहां पे हम इन चीज़ों के बारे में कि कंटिंजेंसी क्या होती है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट वो हम प्रूफ कर पाए ना कर पाए वो हमें भी नहीं पता, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश आज जरूर करी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आशीष शर्मा सर से बात करना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि सर, जो डिबेट हुई थी उस डिबेट में सबसे जो ज़्यादा वर्ड जो चर्चा में रहा था वो था कंटिंजेंसी, जो कि जावेद अख्तर साहब को लास्ट तक ये भी नहीं पता चला था कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंसी। वो बार बार एक्सप्लेन करते रहे, वो बार बार यही बोलते रहे कि सर पहले तो मुझे ये बता दो कि कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है। सो इट्स अप टू यू, आप स्टार्ट करिए कि पहले तो ये समझाइए ऑडियंस को कि कंटिंजेंसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गॉड को प्रूफ करने से है या नहीं। एक्चुअली जो भी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई, जैसे ऑन्टोलॉजिकल काउजेशन, कंटिंजेंसी, इनफाइनाइट रिग्रेशन या फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी, अपन उन सब पे धीरे धीरे बात करते हैं। तो स्टार्ट जो है, जो मेन जो बेस था मुफ्ती साहब का कि भाई गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, वो था कंटिंजेंसी थियरी। और उन्होंने एक जगह कहा भी, जावेद साहब से पूछा कि देखो दो ही ऑप्शन है, या तो इनफाइनाइट रिग्रेशन या फिर कंटिंजेंसी थियरी, दो ही ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। एक्चुअली दो ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिलोसफी के अंदर, देयर आर 3 ऑप्शंस। पहला ये कहता है कि भाई इन्फिनाइट रिग्रेशन को मैं मान लेता हूँ, दूसरा ये है कि मैं ब्रूट फैक्ट को मानता हूँ, और तीसरा जो कंटिंजेंसी थियरी, जिस पर मुफ्ती साहब ने बहुत ज़्यादा जोर देकर उस बात को समझाने की कोशिश की। तो अपन ब्रूट फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। नाम से पता चल रहा है, ब्रूट फैक्ट का मतलब कि आपको एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, सब कुछ चीज़ें गवर्न हो रही है, यूनिवर्स अपने आप गवर्न कर रहा है, मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रूट फैक्ट हो गया कि यूनिवर्स अपने आप काम कर रहा है, यूनिवर्स को किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात बोल दिया तो एक फैक्ट बन गया ये तो, क्योंकि इससे कुछ भी साबित तो नहीं हो रहा, इग्नोरेंस हो गई एक तरह से। इग्नोरेंस हो गई। तो ये क्या है कि एक मास ऑडियंस को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। मास ऑडियंस चाहती है कि यार मुझे अल्टीमेट ट्रूथ मिले, एक एक्सप्लेनेशन मिले, और एक्सप्लेनेशन भी मास ऑडियंस को कैसी चाहिए, जो उसको सेटिस्फैक्टरी लगे, मतलब जो उसके दिमाग को थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मैं इसको मतलब एक तरीके से ना डाइजेस्ट कर सके, उस चीज को लॉजिकली सेटिस्फाई कर सके। जैसे क्वांटम फिजिक्स में जब नए नए बच्चे साइंस में आते हैं तो क्वांटम फिजिक्स उनको अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल डोमेन में जनरली जो हम देख रहे होते हैं, क्लासिकल डोमेन में जो हम देख रहे होते हैं, वो वहां से मैच नहीं करता है। तो ब्रूट फैक्ट तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन को अवॉइड कर देता है कि भाई जरूरत ही क्यों है, यूनिवर्स चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो मास ऑडियंस इससे अट्रैक्ट नहीं होती है। दूसरा आता है इनफाइनाइट रिग्रेशन। इनफाइनाइट रिग्रेशन क्या कहता है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तो किसी न किसी पे डिपेंडेंट हूं, जैसे मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूं, सोर्स होना चाहिए। हाँ, कोई सोर्स है। अच्छा, पेरेंट्स किस पे डिपेंडेंट होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स पे। और एक चेन बन जाएगी कि कोई भी चीज़ हो रही है, वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड भी कर रही है एग्जिस्टेंस के लिए, वो तीसरी पे करेगी, वो चौथी पे करेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, एक इनफाइनाइट चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर भी एक सिंपल लाइन में जो इस थ्योरी को मानते हैं, जो इस फिलोसफी को मानते हैं, वो क्या कह देते हैं कि यूनिवर्स इज इटर्नल। इटर्नल मतलब हमेशा से है, हर चीज़ के पीछे कोई कोज था, उस कोज के पीछे एक और कोज है, फिर एक और कोज है, तो इटर्नल हो गया, हमेशा से चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये भी जो एक इंसान का जो दिमाग है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ठीक है उसके पीछे एक और कोज है, उसके पीछे एक और कोज है, तो एक जो सेटिस्फैक्टरी आंसर है वो ये एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। क्या फिलोसॉफिकली, जैसा मुफ्ती साहब वहाँ क्लेम कर रहे थे कि इन्फिनाइट रिग्रेशन, क्या फिलोसॉफिकली गलत है? क्या गलत नहीं है कि ठीक है एक कोज के बाद एक और कोज, एक और कोज है, और यूनिवर्स इटर्नल है, हमेशा से चलता आ रहा है, तो फिलोसॉफिकली ये गलत नहीं है। लेकिन मास ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसका, ओरिजिन का, कि शुरुआत कहाँ से हुई। फिर आप पीछे पीछे जा रहे हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? Exactly. जैसे एक हुक है,
वो एक और हुक से अटका हुआ है, उसके पीछे एक और हुक है। लेकिन जब तक मैं छत इमेजिन नहीं करूंगा, अगर मैंने रूफ इमेजिन नहीं करी, तो वो जो बहुत सारे हुक्स की जो चेन है वो स्टेबल कैसे रह पाएगी, कहाँ लटकी हुई है। तो बट आपको ये जो इनफाइनाइट ये चीज़ है ये कि एक चीज़ डिपेंड करती जा रही है, और लास्ट में कहीं ना कहीं कोई सोर्स होगा। हाँ बट ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें टाइम एंड स्पेस में बाउंड हो गई फिर तो, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि टाइम जहाँ पे था, हम्म। टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से इनफाइनाइट इक्वेशन जो स्टार्ट हो गया था, वहीं से कॉज एंड इफेक्ट स्टार्ट हो गए थे। नहीं, टाइम को इन्वॉल्व करना भी जरूरी नहीं है इनफाइनाइट रिग्रेशन में। वो ओपन कंटिजेंसी थ्योरी में टाइम को भी क्या जैसे कहते हैं जावेद कि अख्तर साहब ने कहा था कि जहाँ पे टाइम एंड स्पेस नहीं था जिस टाइम पे, तो भगवान तो होगा, गॉड तो होगा वहाँ पे जिस टाइम पे। हम्म। तो क्या गॉड खाली बैठे क्या कर रहा था उस टाइम पे? उनका ये पॉइंट था कि उस टाइम पे गॉड क्या कर रहा था, जब टाइम एंड स्पेस उसने बाद में बनाए, तब से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले का क्या सीन था? हाँ, एक्चुअली इसका तो क्या कंटिजेंसी थ्योरी में जो है इजीली अपन उसको क्या कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। जैसे मुफ्ती साहब भी डिफेंड उन्होंने भी किया कि जब टाइम बना ही नहीं था तो पहले का तो सवाल ही नहीं आता। पहले या बाद कब आएगा, कोई भी चीज़ पहले हुई या बाद में हुई, बिना टाइम के आप कैसे बता सकते हो। रिस्पेक्ट तो टाइम को दिया ना उन्होंने, कि हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम सारी चीजें हाँ, एक्सप्लेन हुई हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, ओंटोलॉजिकल काउजेशन आता है ना। तो अपन कंटिजेंसी थ्योरी पे बात करेंगे, और टाइम वाली जो प्रॉब्लम है ना ये आपकी सोल्व हो जाएगी जैसे ही मैं ओंटोलॉजिकल काउजेशन की बात करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। है ना। तो ओंटोलॉजी क्या है, ओंटोलॉजी जैसे एक सब्जेक्ट है जहाँ पे अपन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी फिलोसॉफी है वो पढ़ते हैं, ठीक है। और ओंटोलॉजी के अंदर अपन नॉन टेम्पोरल कोज की बात करते हैं। नॉन टेम्पोरल मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे माचिस है, माचिस अपन ने जलाई, उससे आग निकली, ठीक है। अब माचिस तो जल गई, उसके आगे का जो भी जो मैटर था वो जल गया और उससे अपने को आग मिल गई। तो कोज समाप्त हो गया, उससे हमें एक इफेक्ट मिल गया। इफेक्ट भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाना है। सन है, जैसे सन एक स्टार है। बट अब टाइम से कैसे रिलेशन है उसका यार? क्योंकि पहले माचिस आई उसके बाद आग आई, समझ रहे हो? जैसे अपन अपने बात करें, पहले मेरे पेरेंट्स आए फिर अपन आए, तो यहाँ बट पे पहले बाद हो गया, दैट मींस टाइम हाँ इज टाइम हो इन्वॉल्व। गया। अगर कोई भी चीज पहले और बाद हो गया तो वो क्या आ गया, टाइम आ गया। लाइक व्हेन ओंटोलॉजिकल क्या कहता है कि नॉन टेम्पोरल कोज और इफेक्ट होते हैं। नॉन टेम्पोरल का मतलब ना उससे पहले ना उससे बाद में। जब तक, अच्छा बुद्धिज्म में भी ये बात है कि जब तक मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तब तक यूनिवर्स है। अगर मैं एग्जिस्ट करना बंद कर दूं तो यूनिवर्स यूनिवर्स नहीं भी है। एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, एग्जैक्टली। है ना। तो वो क्या कहते हैं, नॉन टेम्पोरल। जिसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अपन क्या दे सकते हैं, शैडो का एग्जाम्पल जनरली कंटिजेंसी थ्योरी में दी जाती है कि भाई मैं हूं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हटा दिया आपने तो उसकी परछाई भी, शैडो भाई भी। धूप के अंदर अपनी शैडो बन रही है, अपनी छाया बन रही है। अगर मैं हट गया तो छाया भी, मैं आऊंगा तो ही छाया रहेगी। मतलब मेरे आते ही एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में मैं कहूं तो साइमल्टेनियस हो रहा ओके। है ना। दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, नॉन टेम्पोरल अपन कह देते हैं कि बट सर यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया कि दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, दैट मींस आल्सो टाइम इज इन्वॉल्व। हाँ, मैं साइमल्टेनियस एक सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई सिंपल वर्ड अपने पास नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स है ना, अपनी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। अपनी लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें नहीं है जो अपन मेटाफिजिकल जो चीज़ें अपन जितना चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हैं उतनी डेवलप लैंग्वेज नहीं हो पा रही है। जैसे फिजिक्स में भी अपन क्या पढ़ते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है। डुअल नेचर मतलब कभी वेव है कभी पार्टिकल है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए एक सिंपल वर्ड नहीं है। एग्जैक्टली। समझ रहे हो, लाइट दोगला नहीं है कि कभी लिमिटेड वेव बन जाता वोकैबुलरी है। है हाँ, ऑब्वियसली। हमारे पास लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं है। मैथमेटिकली मैं लाइट को लिख सकता हूँ और मुझे वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लाइट कब वेव डिफाइन करेगी, कब पार्टिकल है, नहीं पता। मैथमेटिकली अगर मैं लिखता हूँ तो मैथमेटिकली मैं जो वर्ड्स है ना उनसे बाउंड नहीं हूँ, मुझे डुअल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपनी लैंग्वेज की कमी आप कह सकते हो। तो जब मैंने साइमल्टेनियस जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, आसान बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वरना जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट और शेडो का, जैसे अपन ने एग्जांपल दिया, मिरर में अपन अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो जैसे मैं हटता हूँ तो मिरर में मेरी रिफ्लेक्शन जो है गायब हो जाती है। इवन कंटिजेंसी थ्योरी में तो सन का भी एग्जांपल दिया जाता है लाइक व्हाट? कि सन है और सन से लाइट आ रही है। लेकिन जब मैं साइंटिफिक, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सन का एग्जांपल कभी भी कंटिजेंसी थ्योरी में नहीं देता हूँ, क्योंकि सन को तो हमें पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्फीयर है वो तो, और एक टाइम के बाद वो खत्म होगा और अपना जो सन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लाइट ना बंद कर देगा। तो मुझे तो पता है, लेकिन जनरली अगर आप पुरानी फिलोसॉफी में देखोगे तो सन को भी इसी रेस्पेक्ट में लेके एग्जांपल दिया जाता है कि सन है तो लाइट है, सन नहीं है तो लाइट भी
नहीं है, है Exactly. ना? मतलब नॉन टेम्पोरल बताया जाता है सन को, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद सन तो ऑब्वियस सी बात है, सन एक स्टार बट है एक और वो टाइम के बाद खत्म जैसे हो आप बोल जाएगा। रहे हो कि अगर सन खत्म हो जाएगा, सन डिसॉल्व हो जाएगा, दैट मीन्स कि यूनिवर्स भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द, बोलते हैं अपन उसमें कि क्लोरोफिल, मतलब सन से लाइट आती है देन हाँ, पेड़ पे जा वो रही देखो, है, वो तो वो अपन बाद नेचर में बात करेंगे। नेचर पे आ गए नहीं, अपन। नहीं, यूनिवर्स जो है खत्म हो जाएगा ये नहीं बोल सकते अपन। ये कह सकते हैं लाइफ सीजेस टू एग्जिस्ट, लाइफ खत्म हो जाएगी, आप ये बोल सकते हो। हाँ, बट फिर बुद्धिज्म में यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि अगर हाँ, लाइफ हाँ, खत्म हो हाँ, जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं तो फिर हाँ। यूनिवर्स नहीं। तो लाइफ खत्म हो जाएगी, लाइफ को तो एंट्रोपी भी बताती है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अपन पहले अपन कंटिंजेंसी पे बात कर लेते हैं। कंटिंजेंसी के लिए क्या कहते हैं? कंटिंजेंट थिंग क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो नहीं भी कर सकती थी। इट समथिंग एग्जिस्ट बट इट मे नॉट बी एग्जिस्ट, और या फिर किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती थी, है लाइक ना? उन्होंने एक बॉल का हाँ, एग्जांपल दिया था उस टाइम बिल्कुल। पे। जैसे एक बॉल है, वो हरी ही क्यों है ना? तो किसी और फॉर्म में भी तो हो सकती थी। लेकिन यहाँ से भी जो एक आसान डेफिनेशन समझ में जनरली नहीं आती, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन ये बोल देते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही है, कंटिंजेंट है। वो कंटिंजेंट है। आप ये चीजें भूल जाओ कि यार कोई एग्जिस्ट कर रही है, नहीं भी कर सकती थी। एक आम आदमी के लिए जो फिलोसफी नहीं जानता है उसके लिए ये वर्ड बहुत भारी हो जाते हैं। और शायद जावेद अख्तर साहब को भी अगर सिंपल टर्म्स में बताते उनको ना, भारी हो गया तो फिर शायद मुफ्ती साहब बताते तो समझ जाते जावेद साहब भी। लेकिन वो बार बार ये कह रहे थे समथिंग एग्जिस्ट बट इट मे नॉट बी एग्जिस्ट। तो ये क्या थोड़ा सा भारी वर्ड, फिलोसॉफिकल डेफिनेशन हो जाती है। तो आप इसको छोड़ दो, आप ये समझ लो कि कोई भी चीज अगर उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रही है किसी और पर, समझ रहे हो, तो वो कंटिंजेंट हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बट वो आज की जो है अपना पॉइंट नहीं है, तो अपन आज उसको अवॉइड कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस क्या है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा हूँ, अगर पेरेंट्स की वजह से ही मैं हूँ तो मैं एक कंटिंजेंट थिंग हो गया। तो जनरली यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? कंटिंजेंट कंटिंजेंट है, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी न किसी दूसरी चीज़ पर एग्जिस्ट डिपेंड कर रही है। कर रही हैं, किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं। अच्छा, अब ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली कोई एक ऐसी चीज आनी चाहिए जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। ना हो। यही कंटिंजेंसी थ्योरी है। एंड दैट इटर्नल वी कैन कॉल दैट गॉड एंड नहीं, एनीथिंग। नहीं, नहीं, हम गॉड कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो अलग चीज है। अच्छा, इसके एक और प्रॉब्लम है कि भाई ठीक है, अपन ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे कर रहा है, और अल्टीमेटली डी आया और डी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ रहे हो? खुद के एग्जिस्टेंस के लिए किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसी को नॉन कॉन्टिंजेंट थिंग बोल रहे हैं। और इसको जो सबसे पहले थ्योरी को दिया, नॉन कंटिंजेंट थ्योरी को जो दिया, वो एक पार्शियन फिलोसोफर थे, मुस्लिम ही थे। ओके। ठीक है, एविसेना उनका नाम है। अब ये जो थ्योरी है, जब ये एविसेना ने जब थ्योरी दी, तो जनरली वो एरिस्टोटल और प्लेटो से इन्फ्लुएंस्ड थे। ये थ्योरी उन्होंने दी कि यार कोई ना कोई चीज अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं तो रुकनी चाहिए। एक चीज ऐसी आएगी जो खुद के एग्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ज्यादातर लोगों को अच्छी क्यों लगी? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन दे रही कि यार हाँ, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो किसी पर डिपेंड ना करे, तो नॉन कंटिंजेंट थिंग हो गया। लेकिन उन्होंने जो कंक्लूजन दिए, उन कंक्लूजन्स को जो थियोलॉजिकल मुस्लिम्स हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने उनको हटा दिया। इनफैक्ट उन पे एक तरीके से एंटी मुस्लिम होने के आरोप भी लगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, अब समझना, जिसने ये थ्योरी जिसने खुद ने दी ना, वो ये नहीं कह रहा कि गॉड है। अच्छा, एक और चीज, ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई ठीक है, नॉन कंटिंजेंट थिंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है, लेकिन वो एक ही होगी, ये कैसे आ रहा है? हाँ, ये भी मल्टीपल नॉन कंटिंजेंट थिंग भी तो हो सकती है ना। पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला मतलब रिफ्यूटल तो यही आ जाता है कि ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन नॉन कॉन्टिंजेंट थिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए, कम से कम एक करनी चाहिए। लेकिन एक ही करनी चाहिए, प्रूफ यहां से नहीं होता। मतलब मल्टीपल गॉड हो सकते हैं, हो सकता है, बट अभी तो गॉड पे नहीं हाँ। जाते हैं, बट मल्टीपल नॉन कंटिंजेंट अगर अपन थीस्ट से पूछें, थीस्ट कहता है कि भाई एक ही क्यों है, फिर मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उनका मतलब आंसर क्या होता है कि भाई लिखा हुआ है, इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, कि अगर एक से ज्यादा गॉड होंगे तो वो फाइट करेंगे। वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे, बेसिकली कर भी रहे हैं अभी, है ना? और फाइट करेंगे तो कोई ना कोई एक पावरफुल होना चाहिए, और पावरफुल अगर होगा, अब ये जो पावरफुल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ आ रहा है? ये ह्यूमन ब्रेन से आ रहा है। इंसानों के अंदर पॉलिटिकल पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अंदर तक है, जेनेटिकली हमारे अंदर तक घुसा हुआ है। अपन मान ही नहीं सकते, अपन किसी को दूसरे को अपने बराबर नहीं मान रहे।
हर आदमी को ये लगता है कि मैं इससे बेटर हूँ और इससे नीचे हूँ। समझ रहे हो? ऐसा भी नहीं कि इंसान हमेशा खुद को बेटर मानता है, लेकिन इंसान ने क्लास तो बना ली कि ये इंसान मेरे से नीचे है और ये इंसान मेरे से ऊपर है। तो जब इंसान अपने अंदर ही इक्वलिटी नहीं ला पा रहा, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी नहीं है कि गॉड के अंदर वही हो गया कि मेरी नॉन समझ जाए। कंटेंजेंट थिंग हाँ, आपसे बेटर है, आपके वाली से बेटर हाँ, है। और पहली बात तो यही डिफाइन कर दिया इन लोगों ने कि एक से ज़्यादा हैं, अगर हाँ। हम तो सब अगर आइडेंटिफाई। आप नॉन कंटीजेंट थ्योरी की बात करते हो तो वो ये कहती है भाई एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा भी कर सकती है। बट उनका कंक्लूजन क्या था हाँ, अब एग्जैक्टली? उनके कंक्लूजन क्या थे कि भाई ठीक है, एक नॉन कंटीजेंट थिंग है, लेकिन उसके पास कोई विल नहीं है। जैसा कि सारे धर्म क्लेम करते हैं ना कि भाई विल है और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, उनकी इच्छा थी बनाने की, यूनिवर्स बनाने की, ऐसा नहीं था। उसके पास कोई विल नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, जैसे अपन लव, एंगर, है ना, विजडम, कि जो गॉड है वो बहुत मर्सीफुल है, ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है, या पर्टिकुलर को जानता है, इस बात का पर्टिकुलर को जानता है, प्लस बॉडीली रिसरेक्शन। पर्टिकुलर को जानने का मतलब मैं कुछ भी काम कर रहा हूं तो मेरे पे उसकी नजर है, नॉन कॉन्टिजेंट थिंग की, जिसको गॉड कह रहे हैं थीस्ट लोग, उसकी नजर है, क्योंकि नजर नहीं होगी तो फिर वो मेरा न्याय कैसे करेंगे, जस्टिस कैसे देंगे। तो सबसे पहली चीज एविसेना ने क्या कहा कि जो आप नोइंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग है, ये गलत है। तो ये जावेद अख्तर साहब ने भी बोल ही दिया था कि नेचर में कोई भी जस्टिस नाम की कोई चीज़ हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल। तो एविसेना ने क्या कहा कि जो नॉन कंटीजेंट थिंग है वो आपको पर्टिकुलरली देख ही नहीं रही है, वो इन जनरल देखती है, इन जनरल देखते हैं, जैसे कि भाई ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। एंड विदाउट विल। हाँ, विदाउट विल, कोई विल नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि उनका कोई इंटेंशन था, यूनिवर्स बनाने का कोई इंटेंशन था, ये जरूरी नहीं है। नॉन कंटिजेंट थिंग एग्जिस्टेंट में आई और उसने अपना इफेक्ट, उसको ये समझ लो कि हो सकता है कि उसकी मजबूरी रही हो, इफेक्ट बनना मजबूरी रही हो, विलिंगनेस नहीं है इसमें यहाँ पे। तो बिल्कुल विलिंगनेस को रिजेक्ट किया अविसेना ने। ओके। और दूसरी चीज उन्होंने क्या रिजेक्ट की, बॉडीली रिसरेक्शन। बॉडीली रिसरेक्शन क्या है, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में क्या मानते हैं कि आदमी मरने के बाद जस्टिस डे आता है एक दिन, है ना, जिस दिन न्याय होगा, और उस दिन वो जो उसकी जो सोल है, जो उसकी आत्मा जो है, वो जो इंसान जो है, वो वापस अपनी बॉडी में, आएगी। वापस फिजिकल बॉडी में, ऐसे भी नहीं कहते कि कॉन्शियस, ओके। जनरली जैसे अद्वैत वगैरह में अपन कॉन्शियसनेस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ये नहीं है कि बिना बॉडी के सिर्फ आत्मा आ जाएगी, नहीं, सोल आ जाए, नहीं। वो ऐसे कहते हैं कि जो आदमी मर गया है ना, जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन जस्टिस डे होगा, उस दिन वो खुद की फिजिकल बॉडी सहित आएंगे। और तो जस्टिस होगा। हाँ, क्योंकि भाई मैंने मेरी बॉडी के साथ पाप किए ना, हम्म। तो सजा भी तो बॉडी के साथ ही मिलेगी। ओके। तो जो बॉडीली रिसरेक्शन है, इसका बिल्कुल क्या किया, अपोज किया कि यार ये तो मेरी जो थियरी है उसमें कहीं साबित ही नहीं हो रहा। हम्म। और आप बताओ कि भाई कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है और वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, मानता हूं मैं, नॉन कंटीजेंट थियरी को मैं मान रहा हूं, हम्म। ठीक है, हम मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक नॉन कंटीजेंट थिंग है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन क्या इससे ये प्रूव हुआ कि एक ही नॉन कंटीजेंट थिंग है? ये प्रूव नहीं होता, मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसको थीस लोग क्या कहते हैं कि यार अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आपस में लड़ेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? डिज़ायर की वजह से। ज़रूरी है क्या कि ईश्वर के पास भी डिज़ायर, अगर हमारे पास इच्छाएं नहीं होंगी तो क्या हम लड़ेंगे क्या किसी से? मुझे तो नहीं लगता। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट इज द कंक्लूजन हियर कि जो मुफ्ती साहब कह रहे थे हाँ, वो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने जैसे बोला था कि जिस टाइम पे कि हर चीज़ यहाँ पे जो भी होगा उसके लिए जस्टिस होगा, कोई गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उन सब चीज़ों के जस्टिस होंगे। जो कि जिसने थ्योरी दी है नॉन कंटिजेंसी वाली, मतलब उसने पहले ही हाँ इसका निकाल बिल्कुल दिया कि मना किया था, इसीलिए उन पे मतलब आरोप तक लगा दिए थे कि यार तुम तो एंटी मुस्लिम हो, मुसलमान हो के तुम लोग ऐसी बात करो। तो थियोलॉजी को ज़्यादा नहीं माना है अविसेना ने, जिन्होंने थ्योरी दी ना नॉन कंटिजेंसी की, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, विलिंगनेस हो गया, इमोशंस हो गए, या फिर नोइंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग, हर एक इंसान पे नज़र रख रहा है जो नॉन कंटिजेंट थिंग है, इन सबको रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ से पहली चीज़ तो अगर नॉन कंटिजेंट थिंग एग्जिस्ट भी कर रही है, क्योंकि ये जो फिलोसफी है ये बहुत ही सूदिंग है, इंसान के लिए थोड़ा आसान लगता है कि ठीक है यार कुछ है, लेकिन वो एक ही है, ये भी प्रूफ नहीं हो रहा। इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि यार एक से ज़्यादा होंगे तो आपस में लड़ेंगे? अच्छा, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रही है कि आप उसको मैक्सिमली परफेक्ट मान रहे हो, कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो मैक्सिमली परफेक्ट है, मतलब उसमें परफेक्शन है। अब आप मैक्सिमली परफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? किसी चीज़ में कोई चीज़ ना होना, लैक ऑफ समथिंग इज नॉट डेफिशिएंसी। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किसी चीज़ का ना होना कमी होना थोड़ी होता है। अगर इंसान उड़ नहीं पा रहा तो इसका मतलब पक्षी उड़ रहा है,
इंसान उड़ नहीं पा रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंसान के अंदर कमी है। नहीं, वो पहले कुछ कर रहा होता तब उसको फील होता, मतलब हाँ, एस्पेक्ट में तो तो बोल सकते जनरली थे। ये जो चीज़ें हैं, ये थियोलॉजी ने थोप दी हैं कि यार ठीक है, मैक्सिमली परफेक्ट है वो। अब मैक्सिमली परफेक्ट है तो उसके जैसा कुछ हो नहीं सकता, है ना? डिफरेंस नहीं लाना चाहते कि अगर दो नॉन कॉन्टिजेंट थिंग होंगी तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, सिमिलरिटी नहीं हो सकती। कोई सिमिलरिटी होंगी तो फिर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, तो जो नॉन कंटिजेंट की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो कोलैप्स कर जाती है। तो अगर एक से ज़्यादा नॉन कॉन्टिजेंट थिंग है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल सही। डिफरेंट होंगी, और फिलोसॉफिकली ये पॉसिबल है। थियोलॉजी में आके ये रिफ्यूट कर देते हैं इसको कि भाई ठीक है यार, अगर लड़ेंगे आपस में या फिर एक सुपर पावर हो सकता है, दो सुपर पावर कैसे हो सकती हैं? ओके सर, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है एंड कंटिजेंसी थ्योरी आई कहाँ से, उसके कंक्लूजन्स क्या थे और उसके बाद में उसको कैसे मॉडिफाई करा गया और बिल्कुल। कैसे ही मुफ्ती साहब ने इसको एक्सप्लेन करके कैसे प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और था सर उस डिबेट में, इविल का कॉन्सेप्ट जो था, इसी के साथ में ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉन कंटिजेंसी कोई चीज़ है, उसने ही किसी इविल को क्रिएट करा है जस्टिस के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं यहीं से खारिज हो जाती है कि जब उसको जस्टिस ही नहीं है तो फिर बिल्कुल। इविल नाम की कोई चीज़ है नहीं है। आप इस पे भी थोड़ा सा लाइट डालें कि इविल कुछ एग्जिस्ट करता है, विलनेस जैसी कोई चीज़ है या नहीं है। तो नॉन कंटिजेंट जो थियरी है वो इटसेल्फ रिजेक्ट करती है विलिंगनेस को। ठीक है, कि पर्टिकुलर को ध्यान दे, अगर मान लो मेरे को पर्टिकुलर को नोइंगली देख ही नहीं रहा है, अगर वो मैं गॉड भी मान लूँ एक मान के लिए, एक टाइम के लिए अपन मान लें कि ठीक है वो गॉड है, नॉन कॉन्टिजेंट थिंग को अपन गॉड कह देते हैं, गॉड मान लेते हैं, तो भी विलिंगनेस नहीं है यहाँ पे, तो जस्टिस वगैरह का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर अपन थियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो आप मुझे ये बताइए, जनरली ये लोग कहते हैं कि भाई जस्टिस डे, ठीक है, अगर मैं किसी का पैर तोड़ देता हूँ, मुफ्ती साहब का मैं पैर तोड़ देता हूँ और फिर मैं उनको एक व्हील चेयर पकड़ा देता हूँ, और व्हील चेयर भी मैं कह देता हूँ यार ये तो BMW की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो क्या उनकी सफरिंग खत्म हुई क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो जो आप बाद में जो जस्टिस की बात कर रहे हो उसे सफरिंग खत्म आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कह रहे हो कि यार ठीक है जस्टिस डे आएगा, आज आप मर जाओ गॉड के लिए, और जस्टिस डे पे आपको ये मिल जाएगा, कुछ कुछ मिल जाएगा, है ना? अपन क्या क्या मिल जाएगा उस चीज़ पे अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे उसकी सफरिंग खत्म हुई क्या? नहीं, सफरिंग नहीं हुई, बट एग्जिट इज ऐसा ही हो रहा है कि लाइक एक चीज़ पे आके आप दूसरी चीज़ का ग्रीड दे के हाँ। उसको बोल अब सकते हो। आप अब अच्छा, मुफ्ती साहब ये कह सकते हैं कि यार ऐसे तो चोर ने चोरी करी और उसको जेल हो गई, तो उसे चोरी थोड़ी या मर्डर कर दिया, बट एक तो वो सेटिस्फैक्शन वाला एक स्टेटमेंट हो गया है कि जैसे अपन बोलें कि तेरे साथ गलत हुआ, हैव पेशेंस, उसके साथ भी गलत होगा, एक जस्टिस का डे आएगा। हाँ, लेकिन इससे सफरिंग खत्म नहीं हो रही। और अगर आप इसको हमारे वाले जस्टिस से कंपेयर करते हो कि भाई किसी ने मर्डर किया, हमने उसको जेल करा दिया, तो सफरिंग तो यहाँ भी खत्म नहीं हुई, तो क्या ये जस्टिस है क्या? तो यार आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जो गॉड है वो मैक्सिमली परफेक्ट है, समझ रहे हो? तो उसका जस्टिस अपने वाले जस्टिस जैसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो अपने वाले जस्टिस से तो आप उसको कंपेयर कर ही नहीं नहीं कर। सकते हो। तो बात सबसे पहले वहां पे बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी। हमें इसी पे आने वाला था, उसके बाद में उन्होंने मोरालिटी की बहुत सारी बातें करी थी इसमें। तो देखो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है? मोरालिटी विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द बायसेस ऑफ पीपल, यानी कि हमारा बायस हो सकता है, एक क्राउड है उसका अलग बायस हो सकता है, तो हमारे विचारों से कोई भी चीज प्रभावित ना हो, ऐसी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। एग्जैक्टली। समझ रहे हो? या फिर और सिंपल टर्म में, टाइम के साथ जो चेंज चेंज ना हो, आज जो चीज मोरल है वो कल अगर इमोरल हो जाती है तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जैक्टली, जावेद साहब नहीं ने यही कहेंगे बोला था, हम। क्रिश्चियनिटी के टाइम पे पहले ऐसे ऐसे होता था, उसके बाद में वो धर्म कहाँ गया, हाँ हाँ रिलीजन बिल्कुल, कहाँ गया। एग्जैक्टली। तो जो ऐसी मोरालिटी जो टाइम के साथ चेंज ना हो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है या फिर जो जनरली एक क्राउड ऐसा कह रही है उस पर बेस्ड होती है, उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे भाई स्मोकिंग है या अल्कोहल का कंजम्पशन है, एक मास ऑडियंस ये कह रही है कि भाई अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बेकार है, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं कि ठीक है ये पाप है। जनरली जैसे इस्लाम के अंदर भी इसको पाप मानते हैं, हिंदुइज्म के अंदर भी कहते हैं कि भाई जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो गलत है। तो इसमें क्या एक मास ऑडियंस मान रही है, इसलिए इसको मान लिया, तो ये सब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई। शराब पीना क्या होगी? एक सब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई, हो सकता है टाइम के साथ ये चेंज भी हो जाए। बट लेकिन सब्जेक्टिव मोरालिटी लाइक which does not depend on time, like which does not change with ना respect to time. ऑब्जेक्टिव जो मोरालिटी वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, ओके। है ना? तो बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, और जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ना वो गॉड से आ रही है। लेकिन आप
ध्यान से देखोगे तो ठीक है, मेरी जो बुक है, हिंदूज़ की जो बुक है, जो इस्लाम के लिए कुरान है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, वो कहते हैं कि इनमें कमांडमेंट है और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी यहाँ से आ रही है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, कंपैशन हो गया, लव हो गया, ठीक है, कोऑपरेशन हो गया, ये तो एनिमल्स में भी होता है। उन्होंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई कुरान नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई गीता नहीं पढ़ी। आप देखोगे कि जो चमगादड़ हैं, वो अगर कोई बीमार उनका ओल्ड है, वृद्ध चमगादड़ है, तो उसके साथ अपना खाना शेयर करते हैं। भालू भी ऐसा करते हैं। एलिफेंट्स में अगर मतलब झुंड में रहते हैं एलिफेंट्स जंगल के अंदर, और अगर एक घायल हो जाता है तो बाकी पूरा झुंड उसकी देखभाल करता है। तो कंपैशन है वहां पे, कोऑपरेशन है वहां पे, कोऑपरेट कर रहे हैं ना, कोऑपरेशन है वहां पे। तो ये जो चीज है, ये कहना कि भाई ये जो है कमांडमेंट से आ रहा है, बुक्स से आ रहा है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो ये है कि किसी को प्यार करना, किसी के लिए स्नेह रखना, कंपैशन रखना, दया रखना, काइंडनेस जिसको आप कह रहे हो। तो काइंडनेस कहाँ से आ रही है? आप मैं कहता हूँ कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो गया और कोई विक्टिम जो है, ठीक है, और वो विक्टिम आपको नहीं पता किस रिलीजन से है और वो बहुत ज़्यादा घायल है, अब उसको जो देख रहा है, वो चाहे मुसलमान देख रहा है, चाहे हिंदू देख रहा है, क्रिश्चियन देख रहा है, उसको ऑटोमेटिकली काइंडनेस फील होगी उसके लिए। लेकिन द मोमेंट ये पता चल गया कि मान लो कि क्रिश्चियन को पता चल गया कि यार ये तो हिंदू है, या मुसलमान को पता चल गया कि यार ये तो हिंदू है और ये तो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, तो उसकी काइंडनेस वहाँ पे परसेप्शन आ जाएगा, कल को मान लो, हाँ, नॉर्मल कोई भी जैसे हार्डकोर हिंदुत्व लीडर है ना, जैसे अमित शाह को जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे मतलब जब उन्होंने ट्वीट किया तो खुशी मना रहे थे। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो कोई आदमी बीमार हुआ है, जानलेवा बीमारी, उसको वो मर सकता है, तो आपको काइंडनेस ही आएगी। लेकिन जैसे ही आप प्रिजुडिसमेंट जो आए आपके कमांडमेंट की तरफ जब आप गए तो काइंडनेस तो चली गई। तो बुक से काइंडनेस नहीं आ रही, आपने किसी को देखा और काइंडनेस आपको आ जाएगी। आप कोई परेशानी में है, इंसान किसी दूसरे को परेशानी में देख के उसको हेल्प करेगा, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। और ये अब से नहीं है, धर्म जब बने उसे बहुत पहले से है। आज से आप जब मतलब रिकग्निशन अपन दें कि जब बुद्धि का इवोल्यूशन हुआ है ना, कॉग्निटिव पावर जब आई इंसान के पास लगभग 70,000 साल पहले, तब से ही है। इंसान पहले से झुंड में रहता है, अपने अगर झुंड में कोई बीमार हो रहा है तो उसकी देखभाल करना, सारी चीजें पहले से हैं, जब धर्म नहीं था। लाइक अभी आपने जैसे इमोशंस की बात करी, काइंडनेस की बात करी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्या ये इमोशंस, फियर, लव, काइंडनेस, ये मैन मेड है या इनबिल्ट ही आए थे? नहीं, ये बाई नेचर है और ये इवोल्व होते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है ना, वो उस पर इन्फ्लुएंस नहीं आता, ओपिनियंस का इन्फ्लुएंस नहीं आता उस पर इन्फ्लुएंस आता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन के साथ जो है वो बेटर हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं चेंज हो सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन वैसे चेंज नहीं हो सकता कि भाई ये क्राउड कह रही है, ये मीन्स ये बाय नेचर होते हैं। हाँ, बाय बट नेचर। ये कहीं ना कहीं फिर नॉन कंटिजेंट थ्योरी को भी अपोज ही कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम उसके सोर्स हैं नॉन कंटिजेंट के, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट हुई हैं, तो उसके पास तो कोई विल थी नहीं, उसके पास कोई इमोशंस थे नहीं, तो हमारे अंदर उसने या तो इनबिल्ड करी हैं, अगर उसके प्योर सोर्स होते तो हमारे अंदर सेल्फ क्रिएटेड होती। हाँ, नहीं नहीं, इससे नॉन कंटिजेंट थ्योरी को आप कैसे फ्लूट कर रहे हो कि भाई अगर बाय नेचर है ना, बाय नेचर, तो नॉन कंटिजेंट थ्योरी ऐसा नहीं कह रही ना कि विल थी उसके पास, वो भी कह रहा है कि हो सकता है बाय नेचर मतलब यूनिवर्स बनना तय था। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, मतलब उसने खुद की विलिंग से, खुद की विलिंगनेस नहीं डाली, खुद का इंटेंशन नहीं डाला। नॉन कंटिजेंट थिंग ने इंटेंशन नहीं था, उसका कोई इरादा नहीं था कि यूनिवर्स बनाना है। लाइक ये इमोशंस भी रैंडम ही क्रिएट हुए हैं। हाँ, मतलब एक तरीके से एक स्ट्रक्चर और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है नॉन कंटिजेंट थ्योरी, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, और उसी तरीके से जो नॉन कंटिजेंट थिंग अपने को देख भी रहा है ना, तो ऐसे ही देख रहा है जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है। तो वो ऐसे देख रहा है, वैसे नहीं देख रहा कि फिलहाल कौन गिर रहा है। वो उसको ये पता है कि हाँ कोई चीज़ गिरती है। नॉन कंटिजेंट थिंग को क्या पता है? ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, फिजिक्स के लॉ जैसे हैं। तो वो एज ए जनरल चीज़ों को देख रहा है, पर्टिकुलर नहीं देख रहा। तो जब हम कह रहे हैं ना कि भाई ये जो इनबिल्ट इमोशंस जो आए है ना, तो ये बाय नेचर आई, ये मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें कोई विलिंगनेस नहीं थी नॉन कंटिजेंट थिंग की कि भाई मेरे को डालना है ऐसा। और ज़्यादातर जो मोरालिटी है वो टाइम के साथ इवोल्व भी होती है। बट उसके पास तो नहीं थे इमोशंस, हाँ, मतलब उस कंक्लूजन, उस थ्योरी हाँ, के वो ये according। कहते हैं कि क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सकते कि हैं इमोशंस, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, नॉन कंटिजेंट थिंग के एग्जिस्ट करने के लिए उसमें इमोशन भी होंगे, इसकी जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी हाँ, वो बात? समझ गए सर। हाँ,
तो मतलब वो एक इसेंशियल पार्ट नहीं है उसका, आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास इमोशन है ही। तो फिर इविल वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा इस पे और ज़्यादा लाइट डालो। हाँ, तो मोरालिटी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जावेद साहब ने भी कहा, और एक्चुअल में आपने देखा होगा कि टाइम के साथ सभी रिलीजियंस ने अपनी अपनी मोरालिटी के स्टैंडर्ड बदले हैं। शुरुआत के टाइम में आप चले जाओगे तो जो स्लेवरी था, है ना, गुलामी जो था, गुलाम खरीदे और बेचे जा सकते थे, लीगल थे। बाइबल में भी यानी क्रिश्चियनिटी में भी लीगल था, आप एक गुलाम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसको इनहेरिट तक कर सकते हो। मतलब अगर मैंने कोई गुलाम खरीदा तो उसको एज ए प्रॉपर्टी देख रहे हो आप, मतलब मेरे बच्चे को भी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। वो जो गुलाम है रीचिंग परमानेंट का मेरे नीचे तक, जब तक वो पीढ़ी दर जिंदा पीढ़ी रहेगा यही तब था। तक। इवन अमेरिका के अंदर तो आपने देखा होगा, अगर दो गुलामों के बच्चे हुए तो भी वो उनकी प्रॉपर्टी बन गए। Yes. अगर मेरे पास दो गुलाम हैं, वो कपल हैं, और अगर उन्होंने बच्चे रिप्रोड्यूस करे तो वो बच्चे भी क्या हो गए, मेरी प्रॉपर्टी बन गए, वो गुलाम बन गए। टाइम के साथ क्रिश्चियनिटी ने इसको हटाया। तो अगर गॉड का कमांडमेंट था ये, तो पहले और अब अलग अलग कैसे हो सकता है, कमांडमेंट अलग कैसे हो सकता है। इस्लाम के अंदर भी आप जब देखोगे तो स्लेवरी है, और अगर स्लेव्स की अपन बात करें, वुमेन स्लेव्स की बात करें, तो शुरुआत में वुमेन स्लेव का रेप करना जायज़ ठहराया हुआ है, जो रिलीजियस बुक है इस्लाम की। लेकिन टाइम के साथ जो आज अरबी मुस्लिम्स हैं, ना तो स्लेवरी में बिलीव करते हैं। आप अरब चले जाओ, वहाँ पे आपको कहीं पे भी गुलामी नहीं मिलेगी, गुलाम लीगली नहीं है। अब ये मान लो आप उसको एक तरीके से हटा दिया है, शरिया लॉ से भी हटा दिया। गुलाम को आज कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई इस्लामिक कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई मोरालिटी जो है वो पहले से है, तो चेंज कैसे हो रही है। जैसे रेप के लिए भी चीज़ें बदली, ह्यूमन राइट्स की आप बात करोगे तो ह्यूमन राइट्स भी बदल रहे हैं टाइम के साथ। चीज़ें मतलब अरबी जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है ना। तो जो जितनी भी, जो मैं कहता हूँ जितनी भी कमांडमेंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, वो मैन मेड हैं। उन्होंने अपने मतलब उस टाइम का जो एनवायरनमेंट है ना, उसके हिसाब से लिखी हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन गलत किया जा सकता है। ऐसा मैं से नहीं कह रहा कि भाई पैगंबर मोहम्मद ने जो बात कही थी, मुझे नहीं पता उन्होंने उस वक्त किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही है ना। हो सकता है कि आज उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा हो। सिचुएशन बेस्ड। हाँ, सिचुएशन बेस्ड चीज़ें हो सकती है, जिसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, जो ओशो के डिस्कोर्स में मैंने सुना था। बुद्धिज्म के अंदर अगर आप चाइना में चले जाओगे और जापान में चले जाओगे, तो बुद्धिस्ट लोग मांसाहारी हैं। अब आप सोचो, बुद्धिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है अहिंसा, नॉन वायलेंस, और आप नॉन वायलेंस आपका कोर कॉन्सेप्ट होने के बाद आप मांस खा रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, वो थोड़ा एक्सक्यूज दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, बट बेसिकली है तो नहीं गलत नहीं, ही। सर्वाइवल भी नहीं, सर्वाइवल के लिए क्योंकि आज अपने पास ऑप्शन है ना। लेकिन वो कहाँ से आया, बुद्धिज्म में कहाँ से आया। तो एक बार क्या होता है कि जैसे जो महात्मा बुद्ध थे, उनके एक डिसाइपल थे, शिष्य थे, और वो कहीं जा रहे थे, और उनके कटोरे के अंदर एक चील के मुंह से क्या गिर गया, मांस का टुकड़ा गिर गया। जो दान का जो पात्र होता है उसमें क्या गिर गया, मांस का मांस टुकड़ा का गिर टुकड़ा। गया। अब वो शिष्य आया महात्मा बुद्ध के पास कि अब मैं क्या करूं, आप तो कहते हो अहिंसा, मांस नहीं खाना है, अब ये तो मेरे दान पात्र में आ गया, तो अब मैं इसे खाऊं या फेंक दूं। अब महात्मा बुद्ध ने जो यहां पर जो नियम दिया, वो उस समय की स्थिति के अनुसार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो दान पात्र में मिल गया ना, वो स्वीकार कर लेना, उसे फेंकना नहीं। नहीं है। और इसके पीछे भी उनका तर्क क्या रहा कि अगर मैंने ये कह दिया कि इसको फेंक दे, तो फिर तो तेरे को चॉइस मिल गई, फिर तो कल को तू दान लेने जाएगा, भिक्षा लेने जाएगा, और कोई तेरे को अच्छी चीज जो खाने की अच्छी चीज लगती है वो तो तू रख लेगा, और जो तेरे को अच्छी नहीं लगी वो तो तू फेंकने लग जाएगा। तो चॉइस देते उनका हैं। वहां लॉजिक क्या था कि भाई चील रोज रोज थोड़ी मांस गिरा जाएगी। उन्होंने यही सोचा ना, उस वक्त की स्थिति के अनुसार अगर आप भी होते तो आप क्या सोचते कि यार चील रोज रोज तो कटोरे में मांस डालेगी नहीं, आज ही तो डाली है, 100-150 साल में हो सकता है किसी एक दो शिष्य के और आ जाए। उन्होंने तो नहीं सोचा होगा ना कि ऐसे मांस खाने लग जाएंगे। तो उस एग्जाम्पल के आगे चलता गया तो चलता उन्होंने गया क्या और कहा कि, और इंटरप्रिटेशन अच्छा, अलग हो अगर गया। महात्मा बुद्ध ये भी कह देते कि नहीं इसको फेंक दो, तो फिर वो क्या करते, दो चीजें मिली, एक चीज अच्छी मिल रही है उसको तो रख लेंगे, बाकी चीजों को फेंकने लग जाते, तो वो भी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो गए, और आप जो संत की जो कैरेक्टर है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो महात्मा बुद्ध ने मांस खाना अलाउ किया, वो एक अलग सिचुएशन में किया। लेकिन आज जो जापान है, जो चाइना है, वहां पे बुद्धिस्ट लोग मांस खा रहे हैं। बट समझ सर रहे? पॉइंट ये है कि इज रिलीजियस मोरालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राइम और नॉट। ना रिलीजियस, लाइक जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि
जहाँ पे मोरालिटी की बात कर रहे हो, रिलीजियस मोरालिटी की बात कर रहे हो, वहाँ सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। बट उन्होंने हालांकि इस बात को खारिज करा था, कुछ एग्जांपल्स देखे मुफ्ती नहीं, साहब ने भी। आप हाँ, डेटा आप दे सकते हो और ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप हिस्ट्री की भी बात करोगे तो जो अगर सबसे ज़्यादा किलिंग्स की आप बात करोगे तो कम्युनिस्टों ने की है ना? माओ ने की है, स्टालिन ने की है ना? उन्होंने करोड़ों लोग मार दिए, वो रिलीजियस नहीं डिपेंड थे। करता है कि तुम्हारे हाँ, तो रिलीजियस मोरालिटी में है क्या। हाँ, भाई रिलीजियस से अपन क्राइम को जो है ना रिलेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसे है जैसे भाई मैं बाहर गया, जनरली लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं, मैं बाहर गया, मोमोज़ खाने गया और वहाँ मेरे को कुत्ते ने काट लिया। अब मैं ये कहूँ कि मैं मोमोज़ खाने गया था इसलिए कुत्ते ने काट लिया, हम्म। है ना? तो अब ये कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन जनरली अपन ऐसे एग्जांपल देते हैं कि यार मैं अगर मोमोज़ खाने नहीं जाता तो मेरे को कुत्ता भी नहीं काटता। तो रिलीजियस जो रीजन है वो क्राइम के प्रोपोर्शनल है, ये अपन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही कमांडमेंट्स आ जाती हैं ना, तो और कमांडमेंट्स का क्या होगा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा ही होगा। करेक्ट। जावेद अख्तर साहब इसीलिए कहते हैं कि भाई कैंसर सेल है ना, एक है दो है, वो मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होगी तो वो चीज़ बढ़ेगी। आज जो रिलीजियस लोग हैं, हो सकता है 90% लोग इस चीज़ में नहीं मानते हो कि यार मैं दूसरे धर्म को मार दूं, दूसरे धर्म के इंसान को मार दूं। लेकिन अगर 1% लोग भी ऐसे हैं तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जावेद साहब का जो डाउट है ना कि यार कैंसर सेल जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो या जो रिलीजियस डिसहार्मोनी वाले जो लोग हैं, है ना, जैसे भाई पर्टिकुलर किसी भी, जैसे मैं कहूँ कि भाई अगर राम का नारा लगाकर मैं कहीं तोड़ फोड़ मचा देता हूँ, ठीक है, या मैं अल्लाह अकबर कहकर निर्दोष लोगों को मार देता हूँ, तो ऐसे लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर रिलीजन को जनरली कहा जाता है कि रिलीजन जो है ना प्राइवेट है, तो ऐसा मेरे को लगता है कि अगर रिलीजन प्राइवेट है ना, तो जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको खत्म हो जाना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे, जनरली आप देखोगे ना, तो जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। तो अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हटाकर सिर्फ प्राइवेट रखा जाए रिलीजन, तो शायद कुछ हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अदरवाइज अल्टीमेट ट्रूथ ना कहीं है ना अल्टीमेट सॉल्यूशन मेरे को लगता है कहीं एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इविल जो है, जैसे कि आपने कहा कि इविल आ कहाँ से रहा है, तो इविल कहाँ से आ रहा है, इसके लिए भी गौतम बुद्ध ने कहा वो आ रहा है डिजायर से। अगर आपकी डिजायर खत्म हो जाती है, ग्रीड खत्म हो जाता है, तो इविल के चांसेस कम हो जाते हैं। और साइंस भी एक चीज मानती है, जब आप कहते हो ना साइंस है कि भाई हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, उसका फिर क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, इविल का। क्रिएटर से कोई लेना देना। बुद्धिज्म ने तो मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट ही कर दिया ना, 14 अव्यक्त क्वेश्चन उन्होंने कर दिया कि किसने बनाई, क्यों बनाई, हमें इससे मतलब ही नहीं है। साइंस भी ये कहता है कि अब जब हम कहते हैं ना भाई हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर आए क्यों हैं, ये उद्देश्य क्या है, साइंस एक ही बात कहती है, भाई तुम्हारा उद्देश्य सर्वाइवल का। सर्वाइवल, रिप्रोड्यूस हाँ, सर एंड रिप्रोड्यूस आप कह सकते हो, लेकिन रिप्रोड्यूस में वापस से जैसे कुछ लाइफ ऐसी मतलब हैं कि यूनिवर्स को जो कंटिन्यूटी देना। रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर अपन उनको नहीं हटा सकते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर्स हो गए, तो वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, तो अपन ये नहीं कह सकते कि यार कि वो बट मीनिंगलेस है ऐसे उनका। रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट नेचर में इन्वॉल्वमेंट, हाँ, लाइक नेचर अगर में वो मरते इन्वॉल्वमेंट है। हैं तो उनके सारे जो भी तो एलिमेंट हैं वो डिसॉल्व हाँ, होंगे, ये सब होगा, कोर तो आइडिया अपन कह सकते हैं कि यूनिवर्स सर्वाइवल एंड आगे चलेगा। एंड रिप्रोड्यूस, हम्म। कोर आइडिया अपन कह सकते हैं। साइंस भी ये कहते हैं कि भाई सर्वाइवल और रिप्रोड्यूस। और जनरली जितना भी जो क्राइम होता है वो सर्वाइवल की वजह से ही होता है ना। कोई भी चीज़ इमोरल कब है, इमोरल अपन तब कहते हैं कि अगर मेरे पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से किसी और के इंटरेस्ट को हार्म पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो वो इमोरल है। मैं मेरे फायदे के लिए किसी और को मार देता हूं तो इमोरल है। अच्छा, मैं मेरे, अब आप इसको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई मैं मेरे सर्वाइवल के लिए किसी को मार रहा हूं। बात यह है कि आपके सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है क्या उसको मारना। जब तक कोई भी चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी नहीं हो जाती, तब तक आप उसको इमोरल, मतलब मोरल और इमोरल के साथ रिलेट नहीं कर सकते लाइक भाई किसी को। मोरालिटी एंड इमोरलिटी इज जस्ट आवर पर्सनल चॉइसेस एंड पर्सनल पर्सनल। चॉइसेस हैं और टाइम के साथ इवॉल्व हो सकती हैं। सब्जेक्टिव मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो बाय नेचर आ रही हैं। So basically, sir, now we have just covered 3 points of that debate. Like first one was the contingency theory, like जो आपने बहुत अच्छे से explain कर दिया है कि like before that these were the conclusions, and after that how that was modified into personal morality and non morality and subjectivity objectivity. then उसके बाद हमने evil concept भी cover कर लिया. Last में आके I think sir we should go to the only thing that you said कि there is no ultimate truth and all. So basically, is it a all randomness or just something written by somebody like non-contingency? तो वापस वही बात आ जाती है। जनरली जैसे फ्री विल की भी जब बात कर रहे थे कि भाई जो क्राइम हो रहा है, जो इविल है ना, मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई जो इविल है ना वो
फ्री विल दे रहे हैं। तो एक्चुअल में जो धर्मों की जो फ्री विल है वो एक्चुअल में फ्री विल है ही नहीं। एक्चुअल में फ्री विल है या नहीं है, ये भी एक डिबेट हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है सर बहुत इसकी तो। लंबी हो सकती है और इससे बहुत बेटर हो सकती है। अब जैसे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि भाई जो बच्चे मर रहे हैं ना वो परीक्षा है, और एग्जामिनर जब आप गलत लिखोगे तो एग्जामिनर आपको रोकता नहीं है। ठीक है, मैं गलत जब लिख रहा हूँ आंसर तो एग्जामिनर मुझे नहीं रोकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा आकर मेरी कॉपी से छेड़खानी कर रहा है तब तक एग्जामिनर रोकता है। तो जो बच्चा है वो उसका एग्जाम अलग है, जो उसको मार रहा है उसका एग्जाम अलग है। तो यहाँ तो दोनों के एग्जाम एक तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो आप ये एग्जाम्पल बहुत ही अनरिलेटेड हो जाता है कि बच्चों के एग्जाम ले रहे हैं ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें कि भाई आप सफरिंग के बाद अगर जस्टिस दे रहे हैं तो भी वो जस्टिस नहीं है, क्योंकि सफरिंग खत्म सफरिंग नहीं होती उससे उससे। खत्म नहीं हो जाती है। तीसरी और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सारे धर्म ये मानकर चलते हैं कि इंसान जो है वो सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स का सेंटर हम ही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है, आप क्यों हैं। हो सकता है जैसे आप नॉन कंटीजेंट थिंग में जब विश्वास कर रहे हो तो आप, नॉर्मल सी बात है, मैं आपसे कहूँ कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो आप मना ही नहीं कर सकते। जब आप एक मेटाफिजिकल चीज में एग्जिस्टेंट मान रहे हो आप, तो एलियन में तो आप रिजेक्ट ही नहीं कर सकते कि एलियन नहीं करते होंगे एग्जिस्ट। तो हो सकता है एलियन हमारे से ज़्यादा एडवांस हो। तो आप अपने आप को कैसे सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स मान रहे हो, समझ रहे हो। तो लाइक यू आर लाइफ सेइंग देयर आर और नॉट जस्ट ह्यूमन, इंसान ही नहीं, लाइफ भी सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स नहीं है, ये साइंस कहती है। एंट्रोपी अपन पढ़ते हैं साइंस में, फिजिक्स के अंदर। और एंट्रोपी क्या कहती है कि भाई सिस्टम की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है और एक टाइम के बाद जो यूजेबल एनर्जी है, जो हम एनर्जी यूज कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, खत्म। उसको अपन क्या कहते हैं कि उस टाइम पे यूनिवर्स या तो फ्रीज हो जाएगा या फिर अपन उसको हीट डेथ बोलते हैं, यानी एक तरीके से मान लो लाइफ खत्म हो जाएगी। एंट्रोपी को अगर आप समझोगे, एंट्रोपी मतलब कि जो यूजेबल एनर्जी है वो कम होती जा रही है। आप अब सब कुछ एनर्जी से चल रहा है, हम भी एनर्जी से चल रहे हैं। एग्जैक्टली तो जिस दिन एनर्जी खत्म होगी उस दिन लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन यूनिवर्स तो रहेगा। तो अगर हम सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स रहते तो हम तो यूनिवर्स के साथ बने रहते हमेशा। तो लाइफ का यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं बेसिकली रहूं आप ना ये कह रहे रहूं, हो यूनिवर्स कि रहेगा। देयर आर इनॉर्मस गैलेक्सीज, उसमें से हम बहुत छोटे से एक मिनी स्कूल हैं। तो हाँ, हम ये गलत फहमी ना पालें गलत कि फहमी ही पाल रखी है ना धार्मिक पालें लोगों कि ने कि हमारी हम जो वजह है से ही सेंटर हैं। हाँ सेंटर है। अगर आप ईश्वर को मान रहे हो और इतनी सारी चीजें मान रहे हो तो आप एलियंस को भी मान लो। और आपने एलियंस को मान लिया तो आप ये क्यों नहीं मान सकते कि एलियंस आपसे ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। क्योंकि आप ये कह रहे हो ना कि भाई इंसान जो है सेंटर है। इसका लॉजिक क्या देते थे लोग, ये तो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जानवर नहीं है, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये लॉजिक ये देते हैं। पॉइंट है, तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई एलियन हो सकता है, पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी। फिर आप कहाँ रहे सेंट्रल ऑफ यूनिवर्स। बट बस यही कि पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं हुई, दैट मीन्स हम अब जब तक मानेंगे हाँ, कि इसका हम मतलब गॉड का भी जो है नॉन कंटिजेंट जो थियोरी है वो फिलोसॉफिकल थ्योरी है। उससे गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं होता, उससे ये प्रूव नहीं होता कि गॉड ने विलिंगनेस है उसके अंदर, उसका इंटेंशन था, उसका इरादा था दुनिया बनाने का, वो हमें देख रहा है, वो एक दिन हमारा न्याय करेगा, ये कुछ भी प्रूव नहीं होता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर सिर्फ 10% फिलोसॉफी है और वो भी बोरोड है। इसको बोलते हैं गॉड ऑफ गैप्स, समझ रहे हो। जो साइंटिफिक लोग थे उनकी थ्योरी को उठाया, जैसे एविसेना की नॉन कंटिजेंसी थ्योरी को इस्लामिस्ट लोगों ने मॉडिफाइड उठा लिया, करके और उनके कंक्लूजन्स को रिजेक्ट कर दिया और अपने कंक्लूजन्स वहां पे बिठा दिए, जिसके पीछे उनका कोई लॉजिक नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां से अपन ये प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड जो है, जो अपनी किताबों वाला जो गॉड है ना, जैसे जो गीता में लिखा है या जो रामायण में लिखा है, जो कुरान में लिखा है या जो पुराणों में लिखा है या जो बाइबल में लिखा है, वो यहाँ से प्रूफ नहीं होता है। कुल मिलाकर बात ये है। और नॉन कंटिजेंट थ्योरी के सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई फिलोसॉफी है तो वो न्याय वैशेषिक दर्शन है, भारतीय दर्शन है एक, या फिर आदिशंकर का अद्वैत का सिद्धांत है। अगर आप मेटाफिजिक्स हटा देते हो तो बुद्धिज्म जो है वो सबसे क्लोज है नॉन कंटिजेंसी थ्योरी के, बुद्धिज्म। अगर आप मेटाफिजिक्स थोड़ी हटा देते हो ना, थोड़े जो क्वेश्चन जो उन्होंने अव्यक्त क्वेश्चन कहे, तो ये जो 3 थियरीज हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन, शंकर का अद्वैत्व सिद्धांत और बुद्धिज्म, ये सबसे क्लोज है नॉन कंटिजेंसी थ्योरी के। और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या हमारे जो पुराण हैं, हिंदुओं में जो पुराण है, उसके आसपास भी नहीं आते हैं। पूरी की पूरी थियोलॉजी है,
पूरी की पूरी अजम्पशन पे बेस्ड है, हमने मान लिया ऐसा होता है। और अल्टीमेट अगर आप किसी पे, जैसे वहाँ पे क्या था ना, जावेद साहब को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, आपने ध्यान दिया होगा, जावेद साहब ने एक बार गलती से बोला अल्लाह, फिर बोला सॉरी सॉरी सॉरी, अल्लाह नहीं खुदा। जब जो सौरभ जी आए, उन्होंने भी एक बार गलती से अल्लाह बोला, फिर उन्होंने कहा सॉरी सॉरी खुदा। और कभी भी कुरान को लेकर कुछ भी चीज़ें नहीं हुई, कोई भी चीज़ दोनों तरफ से नहीं आई, मतलब इस्लाम की कोई भी चीज़ें उठाई नहीं। यहाँ पे क्या जावेद साहब को बांधा गया था कि आप इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, इसका टाइटल था डज गॉड एग्जिस्ट। अगर इसका टाइटल होता डज ब्रह्मा एग्जिस्ट या डज फादर ऑफ जीसस एग्जिस्ट, तो भी लोग नाराज हो सकते थे, हाँ, है थोड़ा ना। सा ऐसे डज ब्रह्मा एग्जिस्ट अगर कहता, डज शिव एग्जिस्ट, डज विष्णु एग्जिस्ट, तो कुछ लोग नाराज हो सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भयानक परिणाम नहीं आते। लेकिन इसका टाइटल कभी भी डज अल्लाह एग्जिस्ट कभी भी नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था, ये गारंटी है मेरी। और एक और चीज़, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, तो जब जावेद साहब कहते हैं कि यार तुम लॉजिक को कहाँ मानते हैं, धर्म वाले लोग साइंस को कहाँ मानते हैं, साइंस को तो रिजेक्ट करते हो तुम लोग। बट वो तो कंडीशन में ही था हाँ, पहले से तो कि साइंस का मुफ्ती कोई इस्माइल भी साहब ने, मतलब आप ध्यान से देखना उसको, वो बोलने वाले थे कि मेरा मतलब बोलने वाले थे कि मेरा धर्म साइंस को मानता है, लेकिन वो रुके वहां पे, पोज ले, उन्होंने कहा कि मैं साइंस को मानता हूँ। क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टिव हो जाता है ना हाँ, पहले से ही क्योंकि उनको पता था कि अगर आप इस्लाम से कुछ भी कोट करोगे, तब मुफ्ती इस्माइल साहब चाहे कितने ही बड़े औहदे पे क्यों ना मौलाना हो, मौलवी हो, अगर वो इस टाइटल के साथ डिबेट करते, डज अल्लाह एग्जिस्ट, तो मैं कहता हूं उनके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाता। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है। So basically, sir, you have explained very well all the things. So guys, actually our motto was not to prove that God exists or not. हमारा बस ये मोटो था इस सब चीज़ों के पीछे कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ थ्योरीज हमें इतनी ज़्यादा वैलिड प्रूफ लगने लग जाती हैं कि हम उसकी वजह से हम हमारी जो मोरालिटी है उसको चेंज कर बैठते हैं कि हमें मैं थीस्ट हूँ या अथीस्ट हूँ। बट उससे पहले भी कुछ चीज़ें रही होंगी, जैसे हमें पहले कंटिजेंसी का मतलब नहीं पता था, तो जैसे उन्होंने एक्सप्लेन करा कि कंटिजेंसी क्या होता है मुफ्ती साहब ने, तो हो सकता है जैसे मैंने उस इंटरव्यू के नीचे कुछ चीज़ें देखी थी, एक दो कमेंट देखे थे कि मुफ्ती साहब ने जो कंटिजेंसी के बारे में चीज़ें बताई हैं उसकी वजह से मैं अल्लाह में बिलीव करने लग गया या ऐसा होने लग गया, पहले में ये था वो था। बट अगर उससे पहले के रेफरेंसेस आपको नहीं पता है, लाइक ये कंटिजेंसी थ्योरी कहाँ से आई थी, नॉन कंटिजेंसी थिंग क्या होती है, किसने कैसे एक्सप्लेन करी, तो उससे पहले हमें बहुत जल्दीबाजी में ऐसे डिसीजन ना लें। इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने का हमारा ये मकसद था। सो होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।